नमस्कार कक्षा 12 के विद्यार्थियों। आज हम अंतराल भाग सेकंड के दूसरे अध्याय बिस्कोहर की माटी के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कक्षा निश्चित रूप से आपके लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण होगी। छोटे छोटे प्रश्न, वो प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। इस पुस्तक की एक विशेषता है कि इस पुस्तक में 3 अध्याय हैं, लेकिन तीनों ही अध्यायों में छोटे प्रश्न काफ़ी संख्या में बनते हैं। पहले पाठ में सूरदास की झोंपड़ी में तो इतने प्रश्न नहीं है, हालांकि हमने कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा पहले की वीडियो में कर ली है, लेकिन आगे के 2 पाठ हैं उनमें बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। आज हम पूरी चर्चा करेंगे इस पाठ पर, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से विद्यार्थी को इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए कि बिस्कोहर की माटी किस विधा की रचना है। देखो, बिस्कोहर की माटी ये जो रचना है ये आत्मकथा का अंश है। आत्मकथा का अंश है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी आत्मकथा, आत्मकथा का नाम क्या है, कौन सी रचना है उसका ये अंश है। ये नंगा तलाई का गांव, नंगा तलाई का गांव। नंगा तलाई का गांव जो रचना है उसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी। तो प्रश्न यह है कि बिस्कोहर की माटी किस विधा की रचना है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आत्मकथा का अंश है। कौन सी आत्मकथा का, नंगा तलाई का गांव। नंगा तलाई का गांव रचना है, उसका एक अंश हमारे सिलेबस में संकलित है। इस रचना के लेखक कौन है, विश्वनाथ त्रिपाठी। नंगा तलाई का गांव लेखक कौन है, विश्वनाथ त्रिपाठी। बिस्कोहर उनका गांव है। नंगा तलाई का गांव आत्मकथा है, ये आत्मकथा है। इसे हम स्मृति आख्यान भी कह सकते हैं। इस रचना का एक और विधा अगर माने तो है स्मृति आख्यान। आत्मकथा में जो आत्म है ना, वो तो लेखक हैं, लेकिन कथा केवल अपनी नहीं है। इस कथा मतलब कहानी, इस कहानी में केवल अपनी बात नहीं कही है, बल्कि बिस्कोहर के बहाने, इस गांव के बहाने, अपना जो गांव है इस गांव के बहाने से पूरे ग्रामीण समाज की कहानी कह देते हैं। पूरे ग्रामीण समाज की कथा है वो दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। पूरा ग्रामीण समाज इसमें अपने आप उपस्थित नजर आता है। तो प्रश्न हमारा क्या था, साधारणतः बिस्कोहर की माटी किस विधा का अंश है, तो आत्मकथा। और आत्मकथा कौन सी, नंगा तलाई का गांव। लेखक कौन है, विश्वनाथ त्रिपाठी। बिस्कोहर की माटी के लेखक पूछ लें तो विश्वनाथ त्रिपाठी। नंगा तलाई गांव जो रचना है आत्मकथा है, और इस आत्मकथा के लेखक पूछ ले तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, विश्वनाथ त्रिपाठी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये आत्मकथा है। आत्मकथा अगर एबशद में नहीं हो तो आप स्मृति आख्यान भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। इस पाठ में विश्वनाथ का जिक्र आता है। विश्वनाथ कौन है। देखो, विश्वनाथ विश्वनाथ है। कौन है, विश्वनाथ। और विश्वनाथ त्रिपाठी कौन है, इस रचना के लेखक हैं। तो विश्वनाथ कौन हो गए, लेखक स्वयं हो गए। लेखक स्वयं, स्वयं को इस रचना में लिखा है। विश्वनाथ के नाम से उपस्थित रहते हैं लेखक स्वयं, और इसलिए कहते हैं कि आत्मकथा है तो आत्मकथात्मक शैली। इस पाठ की शैली कैसी है, आत्मकथात्मक शैली है। ये भी हमारे लिए प्रश्न है कि बिस्कोहर की माटी जो रचना है वो किस शैली में लिखी गई है, वो आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। ये भी हमारे लिए एक अच्छा प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि अकाल के समय गांव की समस्याओं का उल्लेख है वो इस पाठ में किया गया है। अकाल के समय बिस्कोहर के जो लोग हैं वो सामान्यतः क्या खाते हैं, क्या खाते हैं। बहुत सरल प्रश्न है, आंसर हो जाएगा बशीण। और बशीण यहां कहा गया है कमल ककड़ी को। किसे कहा गया है, कमल ककड़ी को। गांव के लोग सामान्यतः अकाल में कमल ककड़ी है वो खाते रहे हैं। एक जगह जिक्र आता है कि कमल नाल है वो गांव के लोग सामान्यतः नहीं खाते हैं, लेकिन कमल के बीज तो खाते रहे हैं। यहाँ कमल ककड़ी के बारे में जिक्र आया है, जिसे बशीण कहा गया है। बशीण को ही क्या कहा गया है, कमल ककड़ी। अकाल के समय ये कब खाई जाती है, अकाल के समय। और कहाँ के लोग खाते हैं, बिस्कोहर के लोग खाते हैं।
बिस्कोहर लेखक का गांव है और इस गांव के लोग हैं वो अकाल के समय, बुरे समय में इस प्रकार की चीजें खाकर अपना जीवन यापन करते रहे। एक तालाब का जिक्र आया है, एक ताल का जिक्र आया है, ध्यान करिए। बड़े कमल तालाब, एक तालाब है जिसमें कमल उगते हैं, उस तालाब का क्या नाम दिया है? लेवंडी का तालाब दिया है, लेवंडी का ताल कहा है उसे। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक प्रश्न हो सकता है, हालांकि उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। इससे जो पहला प्रश्न हमने चर्चा किया था वो प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण था, भसीण वाला ज्यादा महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न जो अभी हमने चर्चा की कि गांव में सामान्यतः क्या नहीं खाया जाता है और सामान्यतः क्या खाया जाने का जिक्र इस पाठ में हुआ है। दोनों ही बात है। क्या नहीं खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता है? कमल नाल गांव के लोग नहीं खाते हैं। तो क्या खाते हैं? कमल के बीज खाने का उल्लेख इस पाठ में जिक्र आया है। प्रश्न आ जाए कि गांव के लोग सामान्यतः कमल नाल नहीं खाते तो क्या खाते हैं? वो कमल बीज खाने का उल्लेख उसमें आया है। हमने बिस्कोहर के संबंधित अभी जो जिक्र किया था कि कमल ककड़ी खाने का भी जिक्र आया है, लेकिन ये एक पंक्ति है जो सीधी उठती है कि क्या खाया जाता है क्या नहीं खाया जाता है। तो कमल नाल न खाकर कमल बीज खाने की बात इस पाठ में वर्णित हुई है। अगला प्रश्न देखिए, जड़ से चेतन होने की सार्थकता किसमें है? या प्रश्न पूछ लिया जाए कि मानव जीवन की या मानव जन्म की सार्थकता इस पाठ में किसमें बताई है? पाठ में स्पष्ट आया है कि जब बच्चा मां के अंक से लिपटकर दूध पीना, जब बच्चा मां के अंक से, मां के तन से चिपटकर दूध पी लेता है तो वो मानव जीवन लेने की, जन्म लेने की सार्थकता उसमें हो जाती है। ये जड़ से चेतन होने की सार्थकता है। प्रकृति में दो ही प्रकार के तत्व हैं, या तो कोई जड़ है या फिर चेतन है। जड़ को हम निर्जीव मानते हैं, चेतन को हम क्या मानते हैं? सजीव मानते हैं। तो यह निर्जीव से सजीव होने की सार्थकता है। कौन सी? कि मां का दूध पीना, मां के तन से लिपट कर बच्चा जब दूध पी लेता है तो उसे मानव जन्म लेने की सार्थकता कहा गया है। अगला प्रश्न, पितृपक्ष में सामान्यतः मालिंदाई घर के दरवाजे पर किसकी राशि रख जाती है? हरसिंगार की, हरसिंगार। सीधा सा प्रश्न, सीधा सा उत्तर कि मालिंदाई हरसिंगार की राशि रख जाती है। अगला प्रश्न देखिए, विश्वनाथ को किसके फूलों से भरे तालाब में गंध के साथ साथ एक धीमी आवाज भी सुनाई देती है? किसका तालाब है? एक ऐसा तालाब है जिसमें सिंघाड़े की खेती हो रही है। किसकी खेती हो रही है? सिंघाड़े की। तो ये सिंघाड़े में जो है आवाज भी आती है और खुशबू भी है। सिंघाड़े की खुशबू आती है और साथ साथ में उसे लेखक को एक आवाज, धीमी आवाज है सिंघाड़े की जो भरा तालाब है उसमें सुनाई देती है। एक जल पुष्प का जिक्र आया इसमें, कुमुद। कुमुद का दूसरा नाम क्या बताया है? एक जल पुष्प है जिसका नाम आया है कुमुद, और कुमुद का एक नाम बताया है कोइया। कोइया को ही कोकाबेली भी कहा गया है इस पाठ में। कुमुद कमल की तरह का ही एक जल पुष्प है, जल पुष्प है, और इसे कोइया और कोकाबेली भी कहा जाता है। सामान्यतः इसका उत्तर है कोइया, लेकिन कई जगह इसे कोकाबेली कहने की भी बात इस पाठ में वर्णित हुई है। इस पाठ में छोटे भाई के जन्म लेने पर किस पर अत्याचार होने की बात हुई है? किस पर अत्याचार हो गया? लेखक पर। लेखक कौन है? विश्वनाथ हैं। तो किस पर अत्याचार होने की बात हुई है? विश्वनाथ पर, यानी लेखक पर या विश्वनाथ पर अत्याचार होने की बात हुई है। यह अत्याचार क्यों हो जाता है? किस घटना को अत्याचार कहा गया है? कि जब छोटे भाई का जन्म हो जाता है ना, तो मां के दूध पर अधिकार उस छोटे वाले भाई का हो जाता है। जन्म होता है छोटे भाई का, तो छोटे भाई के जन्म के बाद दूध पर अधिकार किसका हो जाएगा? दूध पर अधिकार, मां के दूध पर अधिकार छोटे वाले बच्चे का रहने वाला है, तो दूध पर इस छोटे भाई का अधिकार हो जाएगा।
इसलिए इस पाठ में लिखा है कि अब तो विश्वनाथ पर क्या हो गया, अत्याचार हो गया। माँ के दूध पीने का हक है वो छीन लिया गया है, और वो दूध का अधिकार अब किसे मिल गया है, वो छोटे वाले भाई को मिल गया है। इसलिए इस पाठ में लिखा है कि अब तो विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया, और इस अत्याचार के बाद लेखक को गाय का बेस्वाद दूध है वो पीना पड़ेगा। हालांकि हमने उत्तर की चर्चा कर ली है। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्वनाथ पर जब अत्याचार हो जाता है, छोटे भाई का जन्म हो जाता है, तो फिर किसका वो बेस्वाद दूध पीते हैं, गाय का। किसका, गाय का। हालांकि इस पाठ में गाय के दूध को बेस्वाद दूध कहा गया। छोटे भाई के जन्म के बाद विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया, क्योंकि छोटे भाई को अब माँ का दूध पीने का हक मिल गया और विश्वनाथ का दूध कटहा हो गया। अब कट गया है दूध, तो किसका दूध कटा हो गया था, विश्वनाथ का दूध कटा हो गया था। तो विश्वनाथ का लालन पालन फिर बाद में किसने किया है, प्रश्न ये है। क्योंकि छोटे वाले माँ तो किसका पालन कर रही है, छोटे वाले भाई, उसके जो बच्चा पैदा हुआ ना, छोटा भाई हुआ है, अब वो तो माँ के पास रहता है, तो फिर विश्वनाथ का लालन पालन कौन कर, वो कसेरिन दाई। कसेरिन दाई, पड़ोस में कोई महिला रहती है, उसके लिए लिखा है कि कसेरिन दाई है, वो अब बच्चे का लालन पालन करती है, तो कसेरिन दाई, ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो विश्वनाथ का लालन पालन कौन करता है, कसेरिन दाई करती। एक अगला प्रश्न देखिए, डोरी से बनी हुई कथरी को क्या कहा गया है, सुजनी कहा गया। क्या कहा गया है, सुजनी। सुजनी यानी जो डोरी से बनी कथरी है। सुजनी मतलब बिछोना है, गुदड़ी जिसको हम सामान्यतः कह सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए जो बिछोना है उसके लिए आया है कि डोरी से बनी हुई कथरी को क्या कहा गया है, सुजनी कहा गया है। सुजनी यानी कि बिछोना। इस पाठ में किन फूलों को असली फूल कहा गया है। सामान्यतः फूल जैसे गुलाब का फूल है, चंपा, चमेली, जूही का फूल है। लेखक कहते हैं कि ये तो वास्तव में फूल हैं, इनको फिर क्या कहना। लेखक कहते हैं ये असली फूल नहीं है। असली फूल वो हैं जो सब्जी लगने से पहले पुष्प आते हैं बेल पर, या फल लगने से पहले जो पुष्प आते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा असली फूल किसे कहा गया है, सब्जी और फलों के पुष्पों को। सब्जी और फलों के पुष्पों को ही असली फूल इस पाठ में कहा गया है। अगला प्रश्न, किस फसल के फूल खेत के सौंदर्य को पावन बना देते हैं। इस पाठ में एक प्रश्न आया है कि पीला सागर लहरा रहा है, और पीला सागर किसका लहराता है, सरसों का। पीला सागर कि खेत में अब पीला सागर लहराता है, और ये सरसों के जो पुष्प हैं, फूल हैं, वो खेत के सौंदर्य को पावन बना देते हैं। कैसा बना देते हैं, उस खेत के सौंदर्य को और अधिक सुंदर बना देते हैं। यूरोप खेत में पीला सागर लहराने लगता है। तो पीला सागर किसके फूलों के बारे में कहा गया, सरसों के बारे में कहा गया। अगला प्रश्न देखिए, आंख आने पर विश्वनाथ की मां आंखों में किसका दूध लगाती है। किसका दूध लगाती है, सत्यानाशी का। सत्यानाशी को ये भरभंडा कहा गया है, ठीक है। सत्यानाशी छोटे छोटे पीले पीले फूलों का पौधा सा होता है, एक प्रकार की खरपतवार है, जो सामान्यतः अपने यहाँ होता है तो उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, क्योंकि ऐसा जैसा नाम है ना, इस नाम के चलते इसको ज्यादा इज्जत मिल नहीं पाई है, लेकिन लेखक ने इसमें भी औषधीय गुणों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, यहां सर्प और बिच्छू जैसे खतरनाक जीवों का भी उल्लेख करके प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भय मिश्रित वातावरण तैयार करने का काम लेखक ने किया है। यहाँ सर्प का जिक्र आया, कई प्रकार के सांपों की प्रजातियां इसमें बताई हैं। एक जिक्र आता है कि 2 मुंह वाला सर्प कौन सा होता है, भटिया। कौन सा है, भटिया, भटिया, ये 2 मुंह वाला सर्प है। अगला प्रश्न देखिए, लू से बचने के लिए मां सामान्यतः क्या करती है, बच्चों की कमीज या धोती पर गांठ लगाकर कुछ ना कुछ बांध देती है। क्या बांध देती है, ये हमारे लिए प्रश्न है।
गांठ लगाकर प्याज बांध देती है। क्या बांध देती है? प्याज बांध देती है। अगला प्रश्न भी हम इसी से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। ये लू लगने पर प्याज बांधने की प्रथा यहां पर बताई है। अगला प्रश्न देखिए, कच्चे आम का पन्ना क्यों पिलाते हैं? कच्चा आम, केरी जिसको हम कह सकते हैं, केरी उबालकर या ओट कर उसे नरम बनाकर उसका रस बनाकर सामान्यतः पिलाया जाता है। कब पिलाया जाता है? लू लगने पर। लू लगने पर कच्चा आम, कच्चे आम का पन्ना पिलाया जाता है। और एक जिक्र हमने पिछले प्रश्न में भी किया था कि प्याज है वो सामान्यतः धोती के गांठ लगाकर बांध दिया जाता है। तो लू लगने पर यह सामान्यतः घरेलू उपचार करने की बात इस पाठ में आई है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे ज्यादा संगीत वाली ऋतु कौन सी है? बजा रहा आषाढ़। आषाढ़ के समय में सामान्यतः मृदंग बजने की बात हुई है, बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं तो ध्वनि पैदा करते हैं। तो लेखक लिखते हैं कि वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु है? एक ऋतु का जिक्र आया है और वो ऋतु है वर्षा। वर्षा ऋतु है उसको सबसे अधिक संगीत पैदा करने वाली ऋतु बताया गया है। सीधे से सरल से प्रश्न है। बारिश के समय में मांझा या फेन, झाग, बारिश के पानी से जो समुद्र के जल में या तालाबों के जल में झाग पैदा हो जाते हैं, उससे किसके मरने की बात यहाँ कही गई है? लेखक ने यहाँ लिखा है कि मछलियां हैं वो सामान्यतः इस फेन को छूकर मर जाती है। मछलियों के मरने की जिक्र इस पाठ में आया है। एक जगह यह भी आया है कि राजा दशरथ जिस प्रकार से भगवान राम के वनगमन के बाद तड़प तड़प कर मर जाते हैं, तो वो तुलना की गई है मछली से कि जिस प्रकार मछली तड़प कर मर जाती है उसी प्रकार राजा दशरथ की भी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, इस पाठ में बरहा किसे कहा गया है? बरहा खेतों में पानी लगाने की, खेतों में हम लिख सकते हैं खेतों में पानी लगाने की छोटी छोटी नालियां, उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें बरहा कहा गया है। तो ये थे हमारे कुछ एक छोटे छोटे प्रश्न, और इन्हीं प्रश्नों के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। और फिर हम अगला जो हमारा पाठ बच जाता है, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।